रुचि। नमस्कार और सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन एंड एमडी अशोक के मीना ने कहा कि ओएमएसएस को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और अगली नीलामी 1 मार्च को होगी। उन्होंने ये भी कहा कि ओएमएसएस के कारण गेहूं के दाम कम हुए हैं। आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि एफसीआई चेयरमैन ने सीएनबीसी आवाज से क्या कहा। चूँकि हम जो गेहूं बेचते हैं वो होलसेल मार्केट में बेच रहे हैं और होलसेल मार्केट में जो हमारी प्राइजेस आई हैं, आपने देखा होगा तीसरी नीलामी में 2172 रुपये आई है। तो इसका मतलब है कि 2200 रुपये से दाम कम आ गए हैं अब होलसेल मार्केट। बफर स्टॉक को लेकर के कंफर्टेबल है आप? बिल्कुल, हम बफर स्टॉक से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्टॉक एफसीआई के पास रहेगा। ऑलराइट, तो अगली नीलामी 1 मार्च को है। अच्छा खासा गेहूं बाजार में आ चुका है, भाव गिर चुके हैं और सरकार के पास पर्याप्त स्टॉक भी है, ये कह रहे हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इन सब पर बात करते हैं क्योंकि गेहूं ऑफ कोर्स एक रेड हॉट खबर की तरह इस हफ्ते में रही है। हमारे साथ शिवाजी रोलर फ्लावर मिल्स के ओनर अजय गोयल हैं और आई ग्रेन इंडिया के डायरेक्टर राहुल चौहान भी हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, काफी उठापटक गेहूं के भावों में रही, ऑल टाइम हाई से 30% तक हम यहाँ पर गिर चुके हैं और फटाफट एक के पीछे एक एफसीआई की तरफ से हमने गेहूं बाजार में आते हुए देखी भी है और उनको भाव घटाते हुए भी देखा है। सबसे पहले तो कैसे समराइज करेंगे पिछला 1 महीना? देखिए, जो कदम सरकार को 3 महीने पहले उठाना चाहिए था उन्होंने पिछले महीने उठाया है। जब यहाँ पर गेहूं के लिए तरस गए थे उस समय सरकार जो है कोई रिएक्शन नहीं था, कोई जो है उनकी सेल की जो है स्कीम नहीं थी और आप समझ लीजिए एकदम जो सूखे की जो परिस्थिति होती है, गेहूं में सूखा पड़ गया था, अब जो है बाढ़ आ गई है। तो जो है सूखे में भी मरे लोग और अब बाढ़ में, गेहूं की बाढ़ में मर रहे हैं। ऑलराइट, तो क्लियरली दोनों एक्सट्रीम्स हमने यहाँ पर पिछले 1-1.5 महीने में आते हुए देखी हैं। राहुल, आपसे प्राइसेस जानना चाहेंगे। हम जानते हैं कि फर्स्ट ट्रांच, सेकंड ट्रांच, तीसरी ट्रांच तक आते आते भाव यहाँ पर काफी टूटे हैं, लेकिन अभी भी अगर हम तीसरी ट्रांच भी यहाँ पर देखें तो सबसे कम सबसे ज्यादा भाव एज ऑफ नाउ पैन इंडिया कहाँ दिखते हैं? जी, देखिए, जो टेंडर में जो गेहूं बिक्री हुई है उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा आपको। उसके बाद मैं भाव की जानकारी दूंगा। जो पहला टेंडर था जिसमें करीब 23.63 लाख टन गेहूं ऑफर किया गया था, उसमें 2474 रुपए पे नीलामी के एवरेज भाव पे नीलामी हुई थी। दूसरे टेंडर में 2338 रुपए पे और तीसरा जो लास्ट टेंडर था उसमें 2171 रुपए पर जो है एवरेज भाव नीलामी हुई है। अगर मैं इनको कंपेयर करता हूं तो पहले टेंडर के मुकाबले तीसरे टेंडर में 302 रुपए और दूसरे टेंडर के मुकाबले लास्ट टेंडर में करीब 160 रुपए जो है निचले भाव पे माल बिका है। और अभी मंडियों की अगर मैं बात करता हूं तो जब से ये नीलामी शुरू हुई है तब से लेकर अब तक दिल्ली गेहूं खासकर जो 585 रुपए तक घट चुका है। एमपी इंदौर जो है उसमें भी 250 से 300 रुपए की कमी आई है और अन्य मंडियां जो हैं जैसे कि यूपी में शाजापुर है उसमें 570 रुपए तक की अब तक की गिरावट दर्ज की गई है। कुल मिलाकर सभी मंडियों में गेहूं की कीमतें इस टेंडर जारी होने के बाद टूटी है। यानी कि मुनाफा वसूली अच्छी खासी है। और अजय जी, अगर जहां तक अवेलेबिलिटी की बात है, जैसे आपने कहा एक समय पे यहाँ पर सूखा पड़ा हुआ था, एज ऑफ नाउ अवेलेबिलिटी अच्छी खासी है। आपसे पिछली बार जब बात हुई थी तो आपने ये भी कहा था कि सरकार ने एक बात बहुत इंश्योर करी है कि हर डिपो में यहाँ पर माल पहुंचे। तो पैन इंडिया यहाँ पर अवेलेबिलिटी आई है, ऐसा नहीं कि एक ज्योग्राफी में है दूसरी जगह पे माल यहाँ पर नहीं पहुंच पाया है। तो एज ऑफ नाउ जिस तरह की अवेलेबिलिटी है, कैसे देखते हैं उसके सामने मांग आप? देखिए, अब जो सीजन आ रहा है वो एक तरफ तो गेहूं की नई फसल आने वाली है और थोड़ा सा जो है मौसम भी गर्म हो रहा है, तो नॉर्मली जो है गर्मी में थोड़ी सी 5-10% कंजम्पशन भी घटती है। और अब सबको इत्मीनान हो गया है कि गेहूं जो है 2-3 महीने कहीं भाग के जाने वाला नहीं है, पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। तो मार्केट्स भी जो है काफी कूल डाउन हो गए हैं और अब मुझे लगता नहीं है 1-2 महीने में जो है कोई तरह की अपवर्ड या डाउनवर्ड रैली देखने को मिलेगी। ये मार्केट ओके, यानी कि एक रेंज या कंसोलिडेशन हम यहाँ पर बाजार में बनता हुआ देखेंगे। और राहुल, जैसे आप कह रहे थे कि अब इस वक्त यहाँ पर 2200 के बीच में, ये 200 रुपए की रेंज के बीच में ज्यादातर गेहूं अटकता हुआ नजर आया है। जो क्रॉप है, सरकार के जो इनिशियल एस्टिमेट्स थे, सेकंड एडवांस एस्टिमेट्स के हिसाब से भी गेहूं यहाँ पर ऑलमोस्ट रिकॉर्ड क्रॉप बताई जा रही है। इंडस्ट्री अब यहाँ पर से क्या पिक कर रही है? जो हीट वेव की बातें हो रही हैं, जो चिंताएं हैं सरकार को, एक पैनल का गठन भी किया गया है कि गर्मी का इम्पैक्ट देखें क्रॉप के ऊपर, वहां से कुछ लेटेस्ट नंबर्स निकल के आए हैं? जी मैम, गर्मी का प्रकोप तो यहाँ उत्तर भारत में देखा गया है। जो
मेरा गांव यहीं पास में है, वहां पर औसतन 2 से 3 बार गेहूं की सिंचाई करते थे, जो इस बार 3 से 4 बार करनी पड़ रही है। और लास्ट ईयर भी ऐसे हुआ था। लास्ट ईयर बहुत अच्छा था, लेकिन मार्च के बाद में जो गर्मी आई उसने गेहूं को काफी नुकसान पहुंचाया था। अभी हमने सर्वे किया है, आज ही सर्वे किया है, उसमें राजस्थान में थोड़ा इशू दिख रहा है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में। बट अगर आप थोड़ा लोअर साइड देखें तो एमपी में और गुजरात में अभी इतना नुकसान नहीं पहुंचा, तो उसका इम्पैक्ट देखना पड़ेगा। लीनो की जो अभी एक रिपोर्ट आई थी आज की, फ्रॉम मार्च से लेकर अगस्त तक जो है 50% रहने के चांसेस हैं, तो उससे काफी प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ेगा। केवल गेहूं ही नहीं, जो आपकी खरीफ क्रॉप आने वाली है उसमें भी हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पिछला साल कुछ खास नहीं, पिछले साल में ऑफ कोर्स खासी प्रॉब्लम्स हमने आते हुए देखी थी, और इस साल में वही यहाँ पर चिंताएं फिर से निकल के आने लगी हैं। एल निनो का प्रहार यहाँ पर आगे जाके बाजार को क्रॉप के ऊपर यहाँ पर ऑफ कोर्स बुरा रह सकता है, और इसकी वजह से भावों में एक बढ़त रहती देखने को मिल सकती है। अजय जी, एज ऑफ नाउ ट्रेड को कितनी चिंता है हीट वेव और एल निनो की, या आपको लगता है कि अभी भी अर्ली डेज हैं, बहुत बड़ा सेंटिमेंट इम्पैक्ट हमने यहाँ पर फिलहाल आते हुए नहीं देखा? देखिए, नॉर्मल वर्षों में इन चीजों की जो है ट्रेड को चिंता रहती नहीं है, लेकिन पिछले साल जो है वो ये चिंताएं असलियत साबित हो गई, और इन चिंताओं के मतलब जो आउटकम है वो ट्रेड ने देखा है। तो इस साल जरूर ट्रेड भी जो है चिंता में है कि अगर जल्दी गर्मी पड़ी, ज्यादा गर्मी पड़ी तो यील्ड भी कम होगा। अगर मानसून शॉर्ट रहा, मानसून डेफिसिट रहा, तो ओवरऑल फूड बास्केट का जो प्रोडक्शन है इस कंट्री में वो घट जाएगा। तो इन चीजों की जो है, इन खबरों की चिंता तो जरूर ट्रेड को है, एंड अप्रोप्रिएटली जो है हर आदमी अपने आप को पोजीशन करेगा। जिस तरह के भाव फिलहाल यहाँ पर मिल रहे हैं और अगले 2-3 महीने में हम यहाँ पर अच्छी खासी फसल भी आता हुआ देखेंगे, एक चीज तो बाजार को काफी क्लियर है कि सरकार इस बार प्रोक्योर कर पाएगी, लेकिन दूसरी तरफ ट्रेड यहाँ पर किस तरह की खरीदारी करने की सोच रहा है? अजय जी, एज ऑफ नाउ इंडस्ट्री क्या बोल रही है? देखिए, इंडस्ट्री की सबसे बड़ी चिंता या ट्रेड की सबसे बड़ी चिंता इस साल ये है कि गवर्नमेंट अगर शुरू से एक्टिव रही इन टर्म्स ऑफ प्रोक्योरमेंट, एंड जैसे बाजार में अफवाहें चल रही हैं कि जो है स्टॉक लिमिट का जो हथियार है सरकार के पास, वो उसका इस्तेमाल कर सकती है, कोई तरह की सीमा जो है, ताकि बड़ी कंपनियां या स्टॉकिस्ट जो है सारा माल अंदर ना कर लेवे, तो थोड़ी घबराहट है। पर सबको लग रहा है कि सेल्फ सफिशिएंसी या मोर प्रोडक्शन देन रिक्वायरमेंट जो है उसके लिए 1-2 साल और लगेगा, जब तक जो है सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में अपना स्टॉक होगा ताकि वो उस चीज को टैकल कर सके, इन्फ्लेशन को। लेकिन डेफिनेटली जो है गवर्नमेंट इस साल ज्यादा प्रोएक्टिव रहने वाली है। अगर ये एल नीनो और गर्मी की दोनों चिंताएं सच साबित हुई तो डेफिनेटली जो है सरकार का पार्टिसिपेशन इस मार्केट में हायर रहेगा। जी हाँ, एक तरफ तो इन्फ्लेशन है टैकल करने के लिए और दूसरी तरफ इलेक्शंस भी हैं, तो क्लियरली दोनों ही चीजें यहाँ पर सरकार को काफी प्रोएक्टिव भी रखेंगी। राहुल, एक और चीज जो सरकार लगातार कहती रही है, और इस वजह से मिलों से, एसोसिएशन से, फूड पैकेजिंग कंपनी से भी जो मीटिंग्स हुई हैं उसके लिहाज से सिर्फ गेहूं ही नहीं, आटा और प्रोडक्ट्स के भाव भी यहाँ पर कम करने की बात की जा रही है। हम समझते हैं कि होलसेल मार्केट्स में, बड़े बाजारों में ये ऑलरेडी ट्रेंड आ चुका है, रिटेल में अभी तक ये पास ऑन नहीं हुआ है, लेकिन अगर आटे के प्राइसेस भी देखें तो वहां पर क्या ट्रेंड्स बनते हुए दिखे हैं? देखिए, दिल्ली जब से टेंडर निकाले हैं उसके बाद दिल्ली में जो आटे मिल्क क्वालिटी जो आटा था 1 फेब को जो 3280 रुपये था, जो अब घटकर 3020 रुपये तक आ चुका है, यानी 260 रुपये जो मिल्क क्वालिटी आटा है वो घटा है। इसी तरह चक्की आटा जो है वो भी 220 रुपये घट चुका है। इसके अलावा जो आपके जो मैदा, सूजी है, इनकी कीमतें भी जो हैं वो करीब 200 से 300 रुपये ऑलरेडी घट चुकी हैं। ये जो मैं आपको रेट बता रहा हूँ ये मिलेट्स के रेट हैं। अब बाजारों में ये कब पहुंचता है रेट देखना होगा हमें, बट कुल मिलाकर जो है रेट्स काफी कम हुए हैं पहले से। तो क्लियरली फायदा यहाँ पर कंज्यूमर्स को पहुंचता हुआ, और किसानों को तो बहुत दिक्कत नहीं है क्योंकि एमएसपी के ऊपर के भाव तो उनको भी यहाँ पर मिलने ही वाले हैं। अजय जी, जहाँ तक प्राइसेस की अब बात है, ऐसा माना जा रहा था कि जिस स्पीड से भाव गिर रहे थे कि शायद हम 2000 का स्तर भी यहाँ पर टूटता हुआ देखें, लेकिन अब बाजार को लगता है कि हम इन स्तरों के आसपास ही शायद काम करेंगे। आने वाला जो फोर्सिएबल फ्यूचर है, जब नई फसल भी बाजार में आ जाएगी, 3-4 महीने की अगर यहाँ से बात करें, अप्रैल मई तक की बात करें, कैसे देखते हैं आप गेहूं के प्राइसेस? डेफिनेटली अगर जो है कोई ऐसी उल्टी रिपोर्ट नहीं आए कि जो है गर्मी की वजह से क्रॉप कम हुई है, तो अगला ट्रिगर जो है टेम्परेचर का रहेगा। एवरेज टेम्परेचर अगले 3-4 हफ्ते क्या रहते हैं उस न्यूज के ऊपर जो है मार्केट्स रिएक्ट करेगा। अगर गर्मी बढ़ती है
तो डेफिनेटली जो है मार्केट पे उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि एफसीआई की जो सेल है वो 15 मार्च को खत्म हो जाएगी। उसके बाद वो किस रूप में आएगी, किस प्राइस में आएगी, उसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है। ये जो करंट प्राइसिंग है, जहां तक मेरी समझ है, ये केवल 15 मार्च तक रहेगी। अब उसके बाद नई नीति जो है वो जून में आती है या कब आती है और किस तरह की प्राइसिंग आती है, उस पर काफी डिपेंडेंट रहेगा। तो मार्केट इन सब चीजों को जो है ध्यान में रखते हुए मौसम को, एल नीनो का जो 50% चांस है, जो स्काईमेट और दूसरी जो वेदर ब्यूरोज है वो उनका क्या टाइप का प्रोडिक्शन आता है, उस पर रिएक्ट करने वाला है मार्केट। ऑल थिंग्स स्टेइंग स्टेबल, आपको लगता है 2000 का स्तर टूटेगा अजय जी? आई डाउट मतलब 2000 का स्तर तो नहीं टूटेगा। ये जो आप समझ लीजिए, जो पैक्ड व्हीट बिल्टी जिसको बोलते हैं, वो 2200-2300 के बीच में जो है झूमता रहेगा मेरे ख्याल से। ओके और राहुल, जो फीडबैक आपके पास है, जो सर्वेज आप कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको भी लगता है कि 2000 के स्तर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेंगे? नहीं मैम, बिल्कुल गोयल साहब ने जो कहा एकदम सही कहा। 2000 का स्तर बहुत नीचा है और इस भाव पे गेहूं ट्रेड नहीं हो पाएगा, क्योंकि एमएसपी भी इससे अधिक है। और दूसरा, मिलर्स के पास में छोटे छोटे जो मिलर्स हैं कस्बों में है, उनके पास इतना स्टॉक नहीं है। जो भी किसान माल लाएगा वो हाथों हाथ बिकेगा, कोई स्टॉकिंग के लिए बाद में वो यूज होगा। हाथों हाथ अगर माल बिकता है तो कीमतें जो है ऊंची ही रहेंगी। बाकी मौसम पर निर्भर करता है कि क्या है, कैसा रहेगा। ऑलराइट, तो यानी कि गेहूं में जो 30-32% की हम मुनाफा वसूली देख चुके हैं, यहाँ पर करीब करीब बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है। ऑफकोर्स आगे जाके अवेलेबिलिटी पे एक नजर रखनी होगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से क्यूज भी यहाँ पर काफी स्ट्रांग है, लेकिन करंट लेवल्स पे स्ट्रांग सपोर्ट, हमारे एक्सपर्ट्स हमें यही बता रहे हैं। अजय जी, राहुल जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम बातें गेहूं पर हमें और हमारे दर्शकों के साथ शेयर भी करने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो हम यहाँ पर करेंगे दालों के आउटलुक के बारे में बातचीत, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ चिंताएं हैं, स्पेशली तुअर को लेकर। क्या कहता है ट्रेड, बताएंगे आपको देवा। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी ने क्या कहा। While we facilitate the good ones, we have the tricks and the mechanisms and the legal measures to control the bad ones. I want to tell you here that I have reliable information that a lot of tuor imported from Myanmar is being kept by people. So please do release it in the market. Please don't hold it, and otherwise we'll have to. It is a very reliable set of information that I have from the Intelligence Bureau in my pocket, which arrived this morning. And so please do not hoard. We want to help you. We want to make it a win-win proposition. You do good business. You make reasonable profits. Reasonable is the key word. We are with you. But if you try to game it, then we are there to control. I mean, that is what we get paid for. That's my job. So please do not game the system. That's my friendly warning. We in the government of India are all there to help you to seamlessly import, but we'll help only the good ones. The bad ones, please watch out. ऑलराइट, तो दाल की कालाबाजारी ना करें और दाल की होर्डिंग भी ना करें, ये स्टेटमेंट्स ऑफ कोर्स यहाँ पर फूड सेक्रेटरी की तरफ से आती हुई। सुनील जी, वार्निंग के बाद कहें या फिर अवेलेबिलिटी बेहतर हुई है, जो भी रीज़न है, लेकिन तुअर के भाव इस स्टेटमेंट के बाद नीचे तो ज़रूर आए हैं। फंडामेंटल सबसे पहले जानना चाहेंगे वो कैसे हैं, क्योंकि क्या खपत है जो कि माना चाहता है कि 42 लाख टन की है, उत्पादन यहाँ पर सरकार की तरफ से 35-36 है, बाजार को लगता है कि शायद 25-28 के ऊपर ना जाए, लेकिन लेटेस्ट नंबर्स यहाँ पर क्या हैं? जैसा मनीषा जी पिछले प्रोग्राम में मैंने बोला था कि तुअर में जो दामोदार रहेगा वो फार्मर्स पे रहेगा। यदि भाव बढ़ते हैं तो फार्मर्स मंडियों पे ज्यादा माल आएगा और प्राइस जो है नीचे देखने को मिलेंगे। अभी चूंकि सेक्रेटरी साहब ने फ्रेंडली वार्निंग दी थी और इसके लिए वो कुछ मिलर और ट्रेडर ने अपनी खरीदारी रोकी है। ऐसा नहीं कहेंगे कि स्टॉक कर रहे थे उसको रोका है, लेकिन खरीदारी को थोड़ा ढीला छोड़ा है। शायद इसलिए भी बाजार में मंदा आया है, लेकिन बहुत ज्यादा मंदा इसलिए नहीं आया है, जैसा कि आपने बोला कि ट्रेड जो सोच रहा है 25 से 28 लाख टन सोच रहा है। मैं ज्यादा आंकड़े में नहीं जाऊंगा, लेकिन पिछली बार भी ये बोला था कि करीबन 80% जो है तुअर का उत्पादन है, 20% की कमी है। हमें करीबन 15 लाख टन तुअर चाहिए, जिसमें से हम केवल 8 या 9 लाख टन इंपोर्ट कर पाएंगे। 6 या 7 लाख टन जो डेफिसिट रहेगा वो भावों को लेकर रहेगा। तो मुझे लगता है कि जो 80-82 की जो मंडियां हो गई है वो भाव को मीट कर लेगी और डिमांड एंड सप्लाई को मीट कर लेगी, क्योंकि इस भाव में जाके
डिमांड भी कुछ कम हो जाएगी। बाकी दालें जो है सस्ती है, जैसे मसूर काफी सस्ती है और मसूर के प्रोडक्शन भी अभी अराइवल भी आने वाली है और प्रोडक्शन भी कुल मिला के अच्छा है। लेकिन जैसा अभी आप पहले बता रहे थे कि गेहूं का जब आप शो कर रहे थे तो उसमें बता रहे थे कि गेहूं में गर्मी के कारण गेहूं में भी उत्पादन में कमी आने की आशंका है। तो यदि सबसे पहले गेहूं में कमी आएगी उसके बाद मसूर में भी आ सकती है। तो ये आशंका जरूर है, क्योंकि फरवरी मंथ में इतना तापमान कभी नहीं बढ़ता है और ये तापमान और वेदर ये अनप्रेडिक्टेबल रहने के कारण या फिर जो फेवरेबल नहीं रहने के कारण हमें तुअर में भी उत्पादन कम दिखाई दिया था। अब आशंका गेहूं, चना और मसूर में भी हो जाएगी यदि गर्मी ऐसी ही पड़ती रही तो। तो मतलब चिंताएं तो यहाँ पर लेकर हैं गर्मी को लेके, और जो खड़ी रबी फसल है उसके बारे में यहाँ पर कुछ आशंकाएं भी निकलने लगी हैं। विवेक, आप कैसे देखते हैं? और जैसे सुनील जी भी ने कहा कि थोड़ी सी खरीदारी यहाँ पर रुकने लगी है, कम लोग लेवाली यहाँ पर कर रहे हैं, क्या आप भी मंडियों में वही विटनेस कर रहे हैं? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि वो जो शुरुआती 2-3 दिन के अंदर जो बाजार गिरे थे, बाद में वो संभल के वापस बाजारों में थोड़ी सी तेजी आई। पर मोर और लेस ये रेंज बाउंड रहेगा। यहाँ से आपको, अगर आप सोचें कि बाजार बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, तो जो हर व्यापारी है, जिस तरीके से हमारे सेक्रेटरी जी ने बोला कि उनकी नजर है, तो बहुत सोच समझ के लोग स्टॉक के बारे में बात सोच रहे हैं। बट ग्राउंड रियलिटी ये है कि एक्चुअल में शॉर्टेज है। जो मार्केट का सिनेरियो है, डिमांड सप्लाई का गैप तो निश्चित रूप से है और उसका इम्पैक्ट तो आपको दिखेगा ही। आप उस पर सरकार एक लिमिट तक ही कंट्रोल कर सकती है, लेकिन उसके बाद आपको जमीनी स्तर पे जो समस्याएं हैं उससे तो जूझना ही पड़ेगा। एक चीज जो सुनील जी ने जो सही बोली कि ज्यादा ऊंचे प्राइस पे तुअर का जो कंजम्पशन है वो मसूर में शिफ्ट हो जाएगा और ये निश्चित रूप से होने वाला है। तो आप मेरे को ये नहीं लगता कि तुअर में बहुत बड़ी शॉर्टेज आएगी और बाजार बहुत ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि ऊंचे प्राइस पे बाजार सस्टेन ही नहीं करेगा। सारे पिछले 2015-16 में भी जब ये तेजी आई थी तो मसूर की खपत बहुत अच्छे से बढ़ गई थी और इस बार तो इंडिया में भी क्रॉप अच्छी है, कनाडा भी अच्छा है और ऑस्ट्रेलिया भी अच्छा है, तो वहां से सप्लाई साइड अपने को बनी रहेगी और ये तुअर यहाँ से बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा निश्चित रूप से बढ़ सकता है, जो कि जमीन चाहिए। आप दोनों को थोड़े से डिफिकल्ट स्पॉट में यहाँ पर डालने की कोशिश करती हूँ। अगर आप अगले 2-3 महीने पकड़ के चलें तो आपको क्या लगता है? बाकी दालों की बात भी करेंगे, लेकिन एक बार तुअर पर ये चर्चा खत्म कर दें तो विवेक जी, क्या लगता है तुअर की क्या रेंज बन सकती है? ऊपर में, नीचे में, अगले 2-3 महीने कैसे देखेंगे आप? मुझे ऐसा लगता है मनीषा जी कि यहाँ से 3-4 रुपए किलो और बढ़ सकता है। आज अगर आप देखें तो अफ्रीकन तुअर, जो सूडान की तुअर थी, जो लेमन के आसपास बिकती है, 78 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रही है और मुझे लगता है कि वो बाजार 83-84 तक निश्चित रूप से जा सकता है। उतनी जगह है और उससे ज्यादा की जगह मुझे नहीं दिखती। उसके बाद या तो कंज्यूमर शिफ्ट करेगा या फिर सरकार कोई ना कोई कड़ी कार्रवाई करेगी और उससे इम्पैक्ट जरूर आएगा। सुनील जी, आप कैसे देखते हैं तुअर के प्राइसेस? और अगर लोग मसूर और चने की तरफ जाते हैं, जहां पर भी आप कह रहे हैं कि गर्मी का असर पड़ सकता है, तो कैसे देखते हैं ओवरऑल दालों के प्राइसेस, अगर एक एक करके बताएं तो? मुझे ये लगता है कि 80-82 के भाव जो हैं काफी ऊपर आ चुके हैं और फार्मर्स भी इस भाव पे काफी माल लेके आएगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, 80,000 टन का करीबन बर्मा से काम हो गया, वो भी माल अब लगभग आने वाला है। तो मुझे ये लगता है कि सप्लाई भी बनेगी और स्टॉकिस्ट या मिलर इसके रुझान की तरफ भी रुकेंगे, क्योंकि नई फसल अराइवल गेहूं, चना और मसूर की आने वाली है, तो उसकी तरफ भी जो मंडी वाले हैं या जो इन्वेस्टर है या फिर जो ट्रेडर है वो उसकी तरफ जाएंगे और तुअर की तरफ कम ध्यान देंगे। तो मुझे लगता है तुअर के भाव जो है, जो मैंने पहले भी बोला था कि जो डेफिसिट था उसके हिसाब से तुअर के भाव लगभग बन चुके हैं। इससे ज्यादा तेजी आने के मुझे नहीं लगती कोई संभावना है, क्योंकि इससे ज्यादा तेजी आती है तो सरकार भी फिर कदम उठाएगी, सख्त कदम उठा सकती है, इसका भी डर बना रहेगा और सरकार कैसे ज्यादा इसका इंपोर्ट कर सकती है इसकी तरफ भी सरकार देख रही है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इसमें पैनिक होने की बात नहीं है। मैंने पिछली बार भी आपको यही कहा था, जब सेक्रेटरी साहब बोले थे उसके अगले दिन आपका प्रोग्राम हुआ था, तब भी ये कहा था। दोबारा दोहराता हूं कि इसकी तरफ नहीं है। हाँ, क्योंकि सरकार थोड़ा सा रिलैक्स इसलिए भी होगी कि बाकी दालें जो है वो एमएसपी से नीचे हैं और सबसे खुशी की बात है कि सरकार हर दाल को अलग अलग देखने लगी है। सरकार का कंसर्न केवल तुअर दाल की तरफ है। चना बल्कि एमएसपी से नीचे बिक रहा है, तो सरकार तो ये चाहती है कि चना जो है किसानों को भाव अच्छा मिले।
जी हाँ, तो मसूर और चने की तरफ कंज्यूमर्स के लिहाज से भी और कारोबारियों के लिहाज से भी बेहतर ट्रेड होने की एक्सपेक्टेशन है। और जहां तक तुअर की बात है, जैसे आपने कहा और दोहराया भी सुनील जी कि यहां पर भाव नहीं बढ़ेंगे, उसके काफी सारे रीजंस हैं और प्राइस इन हो चुकी हैं चीजें। लेकिन बहुत शुक्रिया विवेक जी, सुनील जी साथ जोड़ने के लिए और तुअर और बाकी दालों के बारे में भी बात करने के लिए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। मूंग